हे गाइस, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं और सच में यार पिछले 10 दिनों में जो पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिले ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। मतलब जितने भी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स थे, पत्रकार बोल लो आप, या फिर वो स्पेशलिस्ट लोग जिन्हें पॉलिटिक्स के बारे में सब कुछ पता है या बहुत कुछ पता है, जो ये दावे करते हैं, उनके वर्ड्स एकदम से चेंज हो गए। मतलब अगर आप लोगों ने 1 तारीख जब वोटिंग खत्म हुई, उस दिन के एग्जिट पोल देखे होंगे, तो उस दिन सब बोल रहे थे कि मोदी के लिए ये काम कर गया, मोदी जी के लिए वो काम कर गया। फिर 4 तारीख को जब रिजल्ट आया तो बोल रहे थे कि नहीं, मोदी जी के लिए ये नुकसानदायक था, वो नुकसानदायक था, और राहुल जी के लिए ये काम कर गया, वो काम कर गया। समाजवादी पार्टी ने ऐसा उलटफेर कैसे कर दिया, जबकि उन लोगों को यकीन था कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल फिक्स थे या नहीं थे, या फिर उससे पहले जो ओपिनियंस बताए जा रहे थे वो गलत थे या सही थे। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी ही एक वीडियो है, आई थिंक जनवरी के आसपास मैंने रिलीज करी थी, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, कि बीजेपी और एनडीए मिलकर पूरे देश भर में 400 से ज़्यादा सीटें कमा सकते, तब तक ये 400 प्लस वाला नारा भी शायद तक नहीं आया था, जितना मुझे याद है। तो मुझे खुद को यकीन था कि बीजेपी एनडीए इतना बड़ा आंकड़ा पार कर सकते। लेकिन जैसे इलेक्शन स्टार्ट हुए थे, तब से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन हाँ, जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ तब से हमें एक चीज़ देखने को मिल रही थी कि कोई भी हवा नहीं है। जिस तरह की हवा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह का हम लहर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा कुछ भी नहीं है। और राम मंदिर जितना बड़ा मुद्दा जनवरी के टाइम था, उतना बड़ा मुद्दा वो अप्रैल तक नहीं बचा था। अप्रैल तक काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज चेंज हो गए थे, और 400 प्लस का जो नारा था वो एक अलग तरीके की गूंज में था। 400 प्लस का नारा ऐसा हो गया था कि लोगों को यकीन ही हो गया था कि 400 प्लस सीटें तो आ ही रही हैं, इंक्लूडिंग मी। स्टार्टिंग में जब बीजेपी की तरफ से ये नारा आया कि अब की बार 400 पार, तो मुझे भी यकीन हो गया था कि हाँ, 400 आ सकते हैं इनके एनडीए के साथ मिलकर। और जो कि काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि इतना यकीन दिलाना ही काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन शायद सबसे बड़ा नुकसान भी इसी चीज़ का हुआ है, क्योंकि काडर के अंदर वो इंथुजियाज्म नहीं था, वो एक्साइटमेंट नहीं थी इलेक्शन को लेकर, जिसके कारण बहुत सारे बीजेपी के जो सपोर्टर हैं वो वोट देने नहीं गए, जो कि हमें क्लियरली देखने को मिला है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ बीजेपी के वोटर वोट डालने नहीं गए। स्टार्टिंग के फेजेस में अगर आप देखोगे तो वोटिंग परसेंटेज डाउन था, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के ही फेजेस में सबसे ज़्यादा बीजेपी ने गेन करा है, सीटें गेन करी हैं। और जो हारी है बीजेपी एक्चुअल में, वो फिफ्थ फेज के बाद से हारना स्टार्ट हुई है, जो कि हमें क्लियरली देखने को मिलता है डेटा में। इसी कारण से ये बोल देना कि स्टार्टिंग के फेजेस में बीजेपी के वोटर नहीं गए और बाकी के वोटर गए, इसी कारण से बीजेपी का सीट शेयर कम हुआ है, ऐसा नहीं है। दोनों ही साइड के वोटर्स कम गए। वोटर कहाँ के गए, जहां पर लड़ाई थी, जैसे महाराष्ट्र में क्या जबरदस्त इलेक्शन हुआ है। सच में सबसे ज्यादा जो टेक अवे था इस पूरे इलेक्शन का था, वो था महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ राजस्थान एक सच में केस स्टडी। और राजस्थान के बारे में आई थिंक मैं और ज़्यादा डीप में पढ़ूंगा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा डीप में मैं पढ़ना चाहूँगा कि राजस्थान में एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि राजस्थान में 2014 2019 दोनों स्वीप करा है बीजेपी ने। जो लास्ट ईयर इलेक्शन हुए थे उसमें भी बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और सच में किसी को भी उम्मीदें नहीं थी कि कांग्रेस 5 से ज़्यादा सीटें ला सकती है। डेफिनेटली एक लड़ाई दिख रही थी कुछ सीटों पे। एक चूरू से जो लड़ाई चालू हुई थी, जब चूरू के जो सिटिंग एमपी थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करा, तो वहां से एक लड़ाई दिखने स्टार्ट हुई थी कि कुछ हो सकता है, कुछ सीटें आ सकती हैं, 4-5 सीटें आ सकती हैं। लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर के निकली है, जो कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सच में कांग्रेस परफॉर्म करने वाली, 5-6 सीट लाने वाली है, ये सबको यकीन था कि महाराष्ट्र में इतनी सीटें तो आ सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदें जिनसे थी वो थी उद्धव सेना से, मतलब शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप से। उनसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो उतना बैंग ऑन नहीं कर पाए जितनी उनसे उम्मीद थी। मुंबई की एक सीट पे वो 48 वोट से हारे, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। सच में अगर आप मुंबई में रहते हो, या फिर आपको पता हो कि वो सीट का एक्चुअल में कितना ज़्यादा महत्व है, तो आपको पता चलेगा कि वो सीट पे कितनी टाइट फाइट थी। और सच में वो इलेक्शन ऐसा हो गया था कि एक टाइम पर ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिया था कि वो जीत गए हैं, फिर रिकाउंटिंग हुई, और फिर बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको विनर डिक्लेयर करा, जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसने विवाद भी क्रिएट करा है। बारामती की एक सीट थी जिसपे सच में मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान था। अगर महाराष्ट्र की बात करो, मुझे देखना था कि एग्जैक्टली बारामती कैसे चलता है, क्योंकि बारामती को ऐसा बोला जाता था कि पूरा जो शरद पवार के भांजे हैं वो चलाते हैं, अजीत पवार चलाते हैं। लेकिन शरद पवार ने दिखा दिया कि वो इतने बड़े मास्टरमाइंड क्यों बोला जाता है उनको। तो पूरा इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार रहा। अगर आप लोग एक चीज़ सुनोगे, काफ़ी ज़्यादा पत्रकारों ने जब ये बात बोली थी तो मुझे भी थोड़ा शॉकिंग लगा था, क्योंकि जो
अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो रैली हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। मतलब वो देखकर ऐसा लग रहा था कि जन सैलाब आ गया है। लेकिन सबने कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल रैली है, इसमें इन दोनों के फैन और इन दोनों के जो कार्डर है वही आया है। जो एक्चुअल वोटर है, जो फ्लोटिंग वोटर वोटर होता है, जिनके कारण सीटें जीती जाती हैं, वो नहीं आया। और मुझे भी ऑलमोस्ट ये यकीन था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कार्डर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्डर है और काफ़ी वोकल कार्डर है। तो मुझे ये हो गया था कहीं ना कहीं यकीन कि हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सच हो सकती है कि सिर्फ वही लोग आए हैं जो एक्चुअल वोटर है, जिनके कारण से इलेक्शन जीते जाते हैं, वो शायद उतना नहीं आया होगा। लेकिन जब यूपी के इलेक्शन के रिजल्ट्स आने चालू हुए तो हम सब शॉक हो गए। एक पॉइंट पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीछे हो गए थे, और वो एक इतनी बड़ी न्यूज़ थी जिसने पूरे शेयर मार्केट से लेकर पूरे देश को हिला के रख दिया था। भले वो एक या दो राउंड के लिए पीछे हुए थे, लेकिन जब वो पीछे थे तो सच में पूरा देश हिल गया था। मतलब अगर जिनको भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो सच में शॉक हो गए थे। इवन कांग्रेस वाले खुद शॉक हो गए होंगे, मेरे को पूरा यकीन है कि ये कैसे हो गया। मात्र 1.5 लाख वोट से जीते। मात्र मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 1.5 लाख वोट की जीत बहुत बड़ी जीत होती है सच में। अखिलेश यादव भी 1.5 लाख के आसपास के वोट से ही जीते हैं। 1.5 लाख की जीत बहुत बड़ी जीत होती है, लेकिन सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री, वो इतने नैरो मार्जिन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। सब उनके 5-6 लाख 8 लाख का मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इतने से तो जीतने ही वाले हैं। लेकिन हाँ, उनकी जीत भी काफ़ी बड़ी जीत है। 1.5 लाख कम नहीं होते। स्मृति ईरानी का हारना एक और शॉकिंग था। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अमेठी रीगेन कर लेगी, क्योंकि अमेठी में जो सिंपैथी चल रही थी कांग्रेस को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा थी। वो पहले से ही थी। वो भारत जोड़ो यात्रा के टाइम भी हमें देखने को मिली। जब हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखी, जब आप वहाँ के लोकल लोगों से बात करते हो तो देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस को लेकर एक सिंपैथी है। और जिस तरह से राहुल गांधी 2019 में आ रहे, वो कहीं ना कहीं वहाँ के कार्डर, वहाँ के लोगों को उतना पसंद नहीं आया था। इसी कारण से स्मृति ईरानी की हार मुझे पर्सनली उतनी शॉकिंग नहीं लगी है। बात करूं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा गढ़ कांग्रेस हार गया है। कांग्रेस कौन सी सीट हारी? कांग्रेस छिंदवाड़ा की सीट हार गई है। एक सीट थी उनके पास, जो कि मतलब 2019 तक उनके पास दो सीटें उनका गढ़ माना जाता था। एक था छिंदवाड़ा, दूसरा था गुना। 2019 में गुना हारे, 2024 में वो छिंदवाड़ा हार गए। अब एक भी सीट नहीं है, और ऐसा कोई भी मुझे नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं दिख रहा है कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस को वहाँ पूरी तरह से रिवाइव करा पाए, जो कि काफ़ी खराब बात है। दिग्विजय सिंह खुद चुनाव हार गए, वो भी रायगढ़ से चुनाव हारे हैं। रायगढ़ के वो राजा हैं, ऑफिशियली वो राजा हैं रायगढ़ के। और रायगढ़ से वहाँ का चुनाव हारना उनके लिए भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहा होगा। इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हम बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुन ली होंगी, लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है वो है राहुल गांधी का रिवाइवल। लोग ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को रिवाइव कर दिया गया है। अगर आप मीडिया देखोगे तो बोलेंगे एक थी कांग्रेस, एक है कांग्रेस, ऐसा कुछ करके काफ़ी सारे नैरेटिव्स बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का बहुत पैन इंडिया लेवल पे कोई रिवाइवल हुआ है। हाँ, कुछ स्टेट्स में डेफिनेटली अगर वो अच्छा एफर्ट्स डालते हैं तो आने वाले इलेक्शंस में वो अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन आप कोई पैन इंडिया लेवल पे उनका रिवाइवल नहीं हुआ है। राहुल गांधी की जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई, और लोगों को लगने लगा कि हाँ, एक बंदा है जो हरा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। देखते हैं कि आने वाले इलेक्शंस कैसे जाते हैं। अगर आने वाले 3 स्टेट के जो इलेक्शंस हैं, जिन पे मैं काफ़ी ज़्यादा रिलाय कर रहा हूँ कि उसके बाद सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा चेंज होंगे, वो है महाराष्ट्र का, झारखंड का और हरियाणा का। अगर इनके जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी कुछ डिफाइन करेंगे कि अगले 5 साल की राजनीति कैसे होने वाली है। बाकी आने वाले जो 4-5 महीने हैं, मेरे ख्याल से वहाँ बहुत ज़्यादा हलचल आपको केंद्र में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर स्टेट्स के इलेक्शन जो भी आएंगे उनके बाद काफ़ी कुछ बदलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है आने वाली राजनीति में, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार इलेक्शंस भी होंगे और काफ़ी क्लोज फाइट हुई है ना। तो अब जो केंद्र में होने वाला है, जो अब राज्यों में होने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। इस वीडियो को मैं बहुत लंबा बना सकता हूँ, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा विद्वान लोगों से काफ़ी कुछ सुन लिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ टाइम का पॉज लेना चाहिए, कुछ टाइम को बस एनालाइज करना चाहिए चीज़ों को कि अब क्या होने वाला है। क्योंकि कोई भी पार्टी कोई भी बड़ा मूव अगले 6 महीने में नहीं लेते हुए दिख रही है मुझे। 6 महीने सबके बहुत ज़्यादा ठंडे जाने वाले हैं। 6 महीने बाद क्या होगा ये देखने लायक होगा, क्योंकि ये साल जिस तरह से ख़त्म होगा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफाइन हो चुकी होंगी कि आने वाले 5 साल कैसे जाने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि आने वाले 6 महीने कैसे होंगे? मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।